और सब पीटीआई ने मुज़ाकरात की मेज़ तो छोड़ दी, अब क्या करना चाह रही है पीटीआई? पीटीआई मेरा ख्याल है कि वो 8 तारीख को पूरी वो तैयारी कर रहे हैं अपनी भरपूर। हुकूमत किस तरह से आगे से उनके साथ मुज़ाकरात करती है नहीं करती, ये हुकूमत का काम, ये अरेंजमेंट का काम है कि वो मुल्क के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाएं, एहतजाज मुज़ाकरात करें, उसके साथ वो जो है वो क्या करना है उन्होंने क्या नहीं करना, वो ये अरेंजमेंट में मौजूद लोग जाने। और वो तो दूसरी तरफ बैठे ना, वो तो जेलों में है, ठीक है ना, वो तो जेलों में है, तो जेलों में एहतजाज उनका तो ओरिजिनल काम होता है कि एहतजाज करना। तो इनका काम ये है कि ये उसको मामलात को कैसे निपटाते हैं। अब ये देखना, वो तैयारी पूरी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आके हमसे बात करो, हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। भाई पार्लिमानी कमेटी जो है वो मतलब कौन सी पार्लिमान तो कौन सी कमेटी, तो ये बहरहाल ये चल नहीं पा रहा। मैं बार बार बात कहता हूँ ना, मैं उसको रिपीट करता हूँ, अच्छा नहीं लगता ये, नहीं ये इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था ना कि इसमें जो लोग रिहा हुए हैं ना, उसमें 100 यानी 3 लोगों के बदले 110 रिहा हुए हैं, 3 के बदले 110। बाकी 5 को तो आप छोड़ देना, 5 तो वो हैं जो कि थाई हैं और थाईलैंड और हमास के दरमियान मामला तय हो रहे हैं। अब इसमें महमूद अबू वर्दा हैं, एक जो मोहम्मद अता, अच्छा मोहम्मद अता इस्लामी जिहाद, ये महमूद अबू वर्दा को 48 साल की सज़ा थी, जो मोहम्मद अता 77 साल की सज़ा थी। ये जो बरगुती हैं, मरवान बरगुती दूसरे मरहले पर रिहा होंगे, अभी रिहा हुए हैं उनके, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, अहमद बरगुती को रिहा कर दिया गया आज। और अहमद बरगुती जो हैं, इनमें से बहुत से लोग गज़ा भी जा रहे हैं, बहुत से लोग। अब मुझे बताएं कि गज़ा को अगर वो यानी इसराइल छोड़ रहा है, वो गज़ा जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं ये जनूबी जो मगरबी किनारा है वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ गज़ा जा रहे हैं। गज़ा में एंटर उनको इस शर्त पे कि गज़ा जाएंगे वापस, और गज़ा में उनका ज़ाहिर है कि वो गज़ा में उनका इंतज़ार हो रहा है और वहाँ पे जश्न हो रहा है, जो भी अंदर मामलात हो रहे हैं। लेकिन स्टीव वित्कोफ ने वहाँ पे बाकायदा एक चक्कर लगाया और काफ़ी देर गुजारी है। अच्छा, ये अब जिसको कहना चाहिए ना कि ये एक बड़ा मामला है कि भाई 110 लोग 3 के बदले। अब ये ऑल इसराइल न्यूज़ इसको इस तरह से गुस्से में है ना, गुस्सा है एक वो मर्डर्स एंड टेरर स्ट्रेटेजिस, ये 28वां देखें आप, 110 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स टू बी रिलीज इन एक्सचेंज फॉर 3 इसराइली होस्टेजेस। यानी अब आप देखें कि एक अजीब सी वहाँ पर वो उनको समझ नहीं आया कि हमारे साथ क्या है, किस तरह आगे चलना है, क्या करना है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही खौफनाक सी बात है ना कि 3 के बदले 110 लोग उन्होंने रिहा करवाए, जिसमें 30 लोग ऐसे हैं जो कि उम्र कैद की सजाएं काट रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक और बात जो बड़ी अगर हम कोई दिखा सकें यहाँ पे, वो ये है कि जो यानी ये बात इसराइल की तरफ से खुद कहना कि जी वो अगर 19 स्लाइड हम दिखा सकें, मीटिंग नेतन्याहू आफ्टर गजा विजिट, नेतन्याहू से बाद में मिले, गजा का चक्कर पहले लगा लिया सुबह सुबह। देखें ना, यानी आप ये देखें कि नेतन्याहू से बाद में मुलाकात की है, गजा का पहले चक्कर। गजा में किससे मुलाकात की है? गजा में कौन लोग हैं? तो हमास। अब देखें ना, यानी नेतन्याहू बाद में, पहले गजा से वापस आने के बाद, और कहा कि मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन होगी पूरे इस मुआहदे में, कहीं ऊंच नीच गड़बड़ नहीं होगी, और 2 रियासती हल और सारे मामलात बिल्कुल इधर चूंचा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बात अब टाइम्स ऑफ इसराइल का, अब जितनी दफ़ा इसको पढ़ें तो उतना अच्छा। फिर उसके बाद जो है ये NPR अमेरिका का, अब देखिए ना, ये जो बात है, ट्रम्प मिड ईस्ट एनवॉय 18th विजिट गजा बिफोर मीटिंग विद नेतन्याहू। इसमें बिफोर मीटिंग, ये एक तो गजा विजिट अपनी जगह, और फिर बिफोर मीटिंग नेतन्याहू। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स, टॉप US एनवॉय मेक्स रेयर ट्रिप टू गजा स्ट्रिप टू बोस्टर सीजफायर। अब ये गजा स्ट्रिप में उन्होंने क्या किया जाके, ये एक सवाल है, क्योंकि नेतन्याहू तो नहीं गया ना अंदर गजा में। तो अब एक उधर घूम रही चीज़ें कि अच्छा जी क्या होगा, इसराइल हमास, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, सऊदी अरेबिया भी गए थे, और वो सारा
लेकिन असल बात यह कि गजा का चक्कर अमेरिकन मंदू को सोच सकता था आज से 10 दिन पहले, जब जहरियत, बमबारी और ये सारा आगे पीछे, आयरन डोम अमेरिका कह रहे हैं हम अपने ही तैयार करेंगे, इसराइल की जरूरत नहीं है हमें तैयार करने की। ये भी हमने कहा है ना, आयरन डोम हम तैयार करेंगे, ये सदर्न बॉर्डर पर लगेंगे तो अमेरिका भी तैयार होंगे। अमेरिका फंडिंग करता था ना पहले इसराइल के साथ मिलकर, अमेरिका भी ज़रूरत नहीं है अभी हम जो है इनको बम भेजने की बात है, कोई पता नहीं कब पहुँचेंगे कब नहीं पहुँचेंगे, कहाँ फेंकेंगे बम, वो तो सीज़फायर हो गया और हमास के पास है। ये भी नहीं हुआ कि जी हमास को कहीं और भेजना है, कुछ क्या करना है। अच्छा, तो बात यह है कि इसके ऊपर ना इजिप्ट तैयार हो रहा है और ना जो है वो तैयार हो रहे हैं, बाकी मुल्क सारे इन्वॉल्व हैं बीच में। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे आप देखें कि ट्रंप जो है वो कैसे आगे उनकी मूवमेंट हो रही है। उधर उन्होंने कहा कि उन कॉलेजों में 60 दिन के अंदर तलाश करो कितने मुजाहरे हुए थे, क्या हुआ था, कि इधर वो हमास से उनका बंदे जो है जाके, और इतना गुस्सा है वहाँ पे इसराइल में कि ये क्या हुआ। लेकिन वो साथ ही हटो बचो करके वो नेतन्याहू निकल रहा है वाइट हाउस मिलने, मुलाकात होगी, एक दिन तस्वीरों से उतार के वापस, तो थ्रो अंडर द बस। उधर ज़ेलेंस्की थ्रो अंडर द बस, नेतन्याहू थ्रो। असल तो बात ये है ना कि आपका 2 स्टेट किधर गया, उन्होंने कहा तीनों मराहल पे अमल होगा, तीनों मराहल में आखिरी मरहला तो फिर 2 रियासती हल की तरफ है ना, फिर लंबा अरसा लगेगा। तो वो तो अंदर जाके चक्कर लगाया है और जो कैदी रिहा हो रहे हैं वो भी उधर है। और अगला मरहला इसलिए सेंसिटिव है कि उसमें जो है वो, अच्छा ये जो 42 दिन का मरहला है ना, 42 दिन का, इसमें 1904 कैदी रिहा होंगे, 1904, ये पहले मरहले में ही। अभी आप देखें ना 110, 100, 110, तो ये होते जाएंगे इसी तरह। और मेरे ख्याल से जो परसों रिहा होना है उसमें एक अमेरिकन नेशनल भी है। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो हमास के एक डेलीगेशन ने, जो मोहम्मद दरवेश हैं इनके रहनुमा, बड़े सीनियर, इनकी जो शूरा है हमास की उसके सरबराह हैं, उन्होंने आज सदारती महल में, प्रेसिडेंशियल पैलेस में अंकारा में हमास की डेलीगेशन ने मुलाकात की है प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान से। अब आप ये देखें कि जो, और उनका शुक्रिया अदा किया है, और हो सकता है बहुत से हमास के जो लोग हैं वो हाई सिक्योरिटी में रहनुमा इधर आ जाएं, टर्की उनको अपने यहाँ रखे, कुछ को हो सकता है कतर रखे, कुछ को इजिप्ट में रखे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी और ये सारा वो अभी बिल्कुल वो, मतलब मोसाद को पकड़ा हुआ है अमेरिकन ने कि अभी बिल्कुल यानी अजीब सा। उनका फ़ौज का सरबराह भी रिज़ाइन कर गया, बाकी लोग भी कर गए। तो ये सदारती पैलेस में आज जो है वो मुलाकात हुई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्की का जो रोल है, सारे मुल्कों ने अपना अपना रोल दरमियान में प्ले किया है, और बल्कि यूरोप के लोग और बाकी अमेरिका और पूरी दुनिया में जो इतना मुजाहरे हुए हैं, पूरी दुनिया साथ खड़ी हुई है, और आखिर में जाके ये जंगबंदी हुई है। और अभी देखना ये है कि सही तादाद क्या है। अभी तो वो खबर जो है अपनी जगह मौजूद है कि हर रोज़ लोग जाते हैं, हमास के लोग दूसरे जगहों पे, और ना सिर्फ इजिप्ट बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इलाज के लिए जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। हफ्ता एक ये जो पिछले चंद रोज़ गुजरे हैं, हमास के लोगों का कहना ये है कि कुछ उनके रहनुमा ऐसे हैं जो 5 या 6 दिन मुख्तलिफ मुल्कों में रह के, गजा से निकल के इलाज करवा के ज़ख्मी थे और वापस आ गए हैं। और कुछ मुलाकातें वगैरह भी शुरू हो गई हैं। हमास की जो गजा की लीडरशिप भी तो बाहर आ रही है ना, साथ साथ जब मतलब है कि वो भी बाहर आ रहे हैं, तो वो भी मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट शुरू हो गई, जंग बंदी हो गई। अच्छा, अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छा, टर्की ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई आज, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फिदान, वो भी बड़े ज़बरदस्त, ये टर्की का अपना एक वो है ना, तो उन्होंने मिडल कॉरिडोर की बात की है कि मिडल कॉरिडोर पे, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ये इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये जो 22 है ना, टर्की फिदान कॉल मिडल कॉरिडोर मोस्ट रिलायबल स्विफ्ट ट्रेड रूट। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि ये मिडल कॉरिडोर जो है ना, ये टर्की की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। यानी चाइना से यूरोप जाने का क्या तरीका है। तो पहले तो एक नदन था नॉर्थ से, वो तो ये बेलारूस और रशिया और यूक्रेन के अंदर वो तबाह हो गया सारा। दूसरा जो है वो मिडल है, साउथ में भी आगे नहीं मामला। तो मिडिल कॉरिडोर के ऊपर आज इन्होंने बात की है। मिडिल कॉरिडोर को अगर मैप में हम देखें तो उज़्बेकिस्तान के इनके तो मिडिल कॉरिडोर जो है वो ये है कि चाइना से स्टार्ट होता है, चाइना से शुरू करें और आगे जाके आप ये यूरोप तक चले जाएं, ठीक है। दरमियान में ये काज़ाकिस्तान और फिर ये डिपेंड सारा करता है कि ये तुर्कमेनिस्तान या किर्गिस्तान या ऊपर उज़्बेकिस्तान से जाना है, ठीक है ना, दोनों सूतों में जाना। तो फिर उसके बाद इसमें ईरान भी के एंटर हो सकता है, ये बाकू से फिर आगे पहुंचेगा, अज़रबैजान इसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फिर तो टर्की पहुंचेगा। तो ये मिडल कॉरिडोर जो है ना, ये एकदम से आज उन्होंने जो बात की है कि ये सबसे ज़्यादा तो उनके साथ जो है वो दूसरे मुल्कों के
वो ज़रा खारजा भी खड़े थे और इस पर तेज़ी से काम शुरू हो गया। काम ऑलरेडी ये बनी हुई है चीज़ें, ये मतलब काफ़ी हद तक ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हैं और इसमें यूरोप भी इंटरेस्टेड है। इसमें कोई किसी किस्म का इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ आ रहा होगा वो टर्की से आ रहा होगा। यानी आप देखें ना, यूरोप कहेगा कि हम तो टर्की से ले रहे हैं। अब टर्की जो है वो गैस अब अगर रशिया बना देता है टर्की को, तो फिर टर्की से ले रहे हैं। अगर चाइना से टर्की आ जाती है चीज़, तो हम तो टर्की से ले रहे हैं भाई, हम चाइना से थोड़ी ले रहे हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग है टर्की का जो लोकेशन है और जो जियो स्ट्रेटेजिक उनकी लोकेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त। और आप देखें फिर वही बात, कैसी खामोशी चाहिए सीरिया में कुर्द वुर्द वो सारा जो बाइडन का था चक्कर के जी इधर से एक बेस होगी और ये फसाद खड़ा होगा, पीके वाले, एक खामोशी छा गई है सीरिया में, बिल्कुल खामोशी, कोई कत्लो गारत नहीं हो, कुछ नहीं हो रही। नई जो अरेंजमेंट है वहाँ पे, जो नया सेटअप आया है, उस सेटअप को टर्की भी सपोर्ट कर रहा है, उसको सऊदी अरब भी कर रहा है, यूएई भी कर रहा है, कतर भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है खामोशी से, ईरान भी कर। और मैं आपको ये बताऊँ बात कि चंद दिनों के अंदर ये इतलात आनी शुरू होंगी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी न किसी लेवल पे थ्रू यूरोप या किसी और तरह से वो जो न्यूक्लियर डील या बाकी मामलात पे आगे कोई, यानी वो जो था ना कि ईरान बॉम्ब ईरान, वो तो बिल्कुल ये था ना कि आते ही कोई तो पता नहीं नेतन्याहू को इशारा हो गया। नेतन्याहू तो अजीब उसमें बैठा हुआ था ना कि ईरान पे अटैक होगा, ये होगा, वो तो नेतन्याहू तो खुद पकड़ के वो अंदर गजा के अंदर अमेरिकन घूम रहे हैं, गजा में अमेरिकन घूम रहे हैं, आप जरा तस्वुर करें। तो ये जो है, और अमेरिकन भी कौन, उनका मंदूब, और ये भी नहीं कि सिक्योरिटी हो कुछ यही किस पर, ना ना ना, वो आराम से जो भी उसके मेज़बान थे अंदर, वो सिक्योरिटी फर्म जो मैंने उस दिन भी कहा था, एक सेफ रीच सिक्योरिटी फर्म है जो जिसमें अरब भी हैं और जिसमें अमेरिकन भी, तो वो आराम से अंदर गए और वापस आ गए और फिर नेतन्याहू से मिले। अच्छा, और उन्होंने देखा कि सब अरेंजमेंट वगैरह सारा ज़ाहिर है उनकी पूरी एक मॉनिटरिंग हो रही होगी, देखा जा रहा होगा उनको, लेकिन उसमें मजाल है जो डीप स्टेट की गड़बड़ कर दे, डीप स्टेट या आगे पीछे, वो भी आराम से गए सुकून से और वो वापस आ गए। ये मिडल कॉरिडोर पे बात आगे बढ़ गई है और एक हुकूमत गिर गई है नॉर्वे की। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्वे जो है वो गिरी हुकूमत इस बात पे है कि हमें ईयू के रूल्स को यहाँ अप्लाई करना है कि नहीं करना। भाई वो उनके लोग कह रहे हैं हम तो ईयू के हैं ही नहीं, हम तो नेटो में है, ईयू में नहीं है नॉर्वे, तो आप कैसे ईयू के रूल्स, उसी चक्कर में ओरिजिन गवर्नमेंट गिर गई। तो ये नेतन्याहू जो है वो ज़ेलेंस्की आगे किसका नंबर लगा हुआ है, क्या होने जा रहा है। और ये आप देखें कि ये टर्म्स आपकी जो कि 10 दिन है पहले, उसमें उनकी जंगें, जवाबी हिकमत अमली, और ये अगर वो ये कह रहे हैं, उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने एक हफ्ते के अंदर या पिछले 4 दिनों में या 5 दिनों में या 10 दिनों में वो काम कर लिया जो दूसरा सदर कोई साल या 2 साल में नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से वो बात दुरुस्त कह रहे हैं। और अब देखना ये है कि पुतिन और शी जिनपिंग के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो किस तरह हाथ बढ़ाते हैं, और ताइवान समेत उनके जो बाकी इत्तेहादी हैं, इंडिया कैसे निकलता है। ये भी तो देखना कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स, फार्मा, इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे कि क्या यानी टैरिफ्स के अगेंस्ट जो है वो इंडिया कैसे देख रहा है इस पूरे सिनेरियो को। और ये डीप सीक और अली बाबा के आने के बाद ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि टेक्नोलॉजी को देने से सेंसिटिव वेपन्स देंगे तो मुख्तलिफ मुल्कों को, ख़ासतौर पे इंडिया जो है या बाकी मुल्क जो हैं, क्या उनको अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना लेनी चाहिए। वैसे अब ये इसकी कोई, इस पर कल मैं बात करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो ये अपने लैपटॉप पे आप बैठ के छोटा सा बना सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लार्ज लैंग्वेज ना भी हो तो स्मॉल लैंग्वेज तो बना ही लेंगे। जी।